ओके एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है या फिर जो अभी बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इस वीडियो से सभी हेल्प ले सकते हैं, सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे प्रूवन वेज हैं जिनसे हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिनमें हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने बैठे, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आ गया या उसी टाइम पे किसी फ्रेंड की कॉल आ गई, चल भाई चलते हैं बाहर, ठीक है। या फिर उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो गेम में है या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पे। इन कंडीशंस में हमारा जो फोकस है वो स्टडी पे नहीं रहता, या फिर कुछ अदर भी कंडीशंस हैं, जैसे स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स की भी ये कंप्लेंट होती है और ये रियलिटी भी है। कई बार क्या होता है, हम सम कर रहे हैं, अब एक या दो सम ऐसे आ गए जो हमसे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे, तो वहां पे क्या होगा, हमारा हो गया मूड ऑफ। वहां पे हम बुक को क्लोज कर देंगे और वहीं से पढ़ना बंद। ठीक है, लेकिन ये कोई बेटर अप्रोच नहीं है, इससे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। हम जस्ट कर क्या रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हम अपने काम को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वो काम एक साथ इकट्ठा होगा, उस टाइम पे इसको कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने स्टडी करना है ऐसे कौन से प्रूवन वेज हैं जिनसे हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और जिनसे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो के 2 मिनट के लिए सुना, 2 मिनट के लिए मोटिवेशन आई, चलो भाई अभी पूरा पढ़ना ही है, लेकिन 5 मिनट बाद फिर मोटिवेशन गायब। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टडी नहीं करनी। उसके लिए हमें एक कंप्लीट अप्रोच चाहिए, हमें एक बेटर अप्रोच चाहिए, हमें एक प्रूवन वेज, साइंटिफिक वेज चाहिए जिससे आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकें और उसके आप लोगों को विजिबल रिजल्ट्स भी मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिनको आप यूज करके अपने जो रीडिंग हैबिट्स हैं, स्टडी हैबिट्स हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं। एंड जो आपकी मेमोरी है, आपका जो माइंड है, वो चीजों को, जो इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर सकता है। एंड आप जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इन डेप्थ आप उनकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका माइंडसेट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो होगा आपका माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है सबसे पहले। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 15 मिनट पढ़ना है, उसके बाद फिर मैंने गेम खेल लेनी है या फिर मैंने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, तो जो ये चीप डोपामीन है ना, चीप डोपामीन से बचना आप लोगों ने। अपना माइंड सेट क्लियर करें सबसे पहले। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, ओके, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टडी।
और स्पेशली बोर्ड एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं, देखो आप लोगों के पास टाइम अभी बहुत कम है। अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन बिटवीन आपके प्री बोर्ड्स एंड दिसंबर एग्जाम एंड जो हॉलीडेज है, सब कुछ मिला के आप लोगों के पास मैक्सिमम 2 मंथ्स हैं। लेकिन अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो इन 2 मंथ्स में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर इन टेक्निक्स का यूज कर रहा है, अच्छे से अपने टाइम को एलोकेट कर रहा है, तो वो भी 80 to 90% अबोव गेन कर सकता है इजीली। एंड दिस इज साइंटिफिक वे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आप लोगों का जो माइंड सेट है, माइंड सेट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने माइंड सेट ये क्लियर कर लेना है, अपने माइंड में ये जो मैसेज है वो फिट कर लेना है कि आई हैव टू स्टडी, के मैंने पढ़ना ही है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, और टारगेट ये नहीं कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपका टारगेट हो 40 to 50%। ओके, आपका टारगेट, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, 40-50% नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए 80 to 90%। अगर हमने एक किसी भी, जो आपने आर्चरी देखी होगी, तीरंदाजी, अगर हमने यहाँ पे एम लगाना है ना, इस जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एरो को लगाना है सेंटर में, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एम करते हैं, ना कि इसके नीचे या इसके बराबर। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट ही 40 to 50% का होगा, यू कांट वर्क फॉर 80 to 90%। आपके अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आएगी, आप वो वर्क करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो टारगेट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही होना चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे 40-50% आ जाए तो काम बन जाएगा, तो आप कभी भी इतना नहीं पढ़ोगे कि आपके 80 to 90% आ जाए। और अगर आप इस लेवल का पढ़ रहे हो, 80 to 90% की आप मेहनत कर रहे हो, तब जाके आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके 70-80% आएंगे। ओके, तो जो सबसे पहला है अपने पास, यू शुड बी डिटरमाइंड। आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए, यू आप डिटरमाइंड होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमने अभी पढ़ना है, चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, एक नोटिफिकेशन आया चलो पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें, पहले रील देख लें। ये माइंडसेट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाएं, एक डायरेक्शन लें और उस डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टडी, और उसी पे आप लोगों ने वर्क करना है। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड आप लोगों ने क्या करना है, एक शेड्यूल बनाएं और स्टिक टू इट। आप लोगों ने एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बना लेना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जहां जब भी आप पढ़ सकें। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंफर्टेबल का मतलब है आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कब कंफर्टेबल है। देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं मॉर्निंग बर्ड, जो उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, 4 बजे उठे और पढ़ना शुरू। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रात में नहीं पढ़ सकते। कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं नाइट आउल, मतलब उनको रात में जितना मर्जी जगा लो लेकिन सुबह नहीं उठेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जब भी कंफर्टेबल लगे, अगर आप लोगों को लगे कि आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, दैट इज मच बेटर। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो माइंड की रिटेंशन पावर है, जो इंफॉर्मेशन है उसको रिटेंशन करने की जो पावर है बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते तो बी ए नाइट आउट, रात में पढ़े, लेकिन अपना एक शेड्यूल जरूर बनाएं, अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाएं और स्टिक करें उससे।
मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने 4 से 5 का टाइम रखा स्टडी के लिए टाइम, लेकिन उस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, या फिर आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हुए हैं। ऐसा ना करें। जो आपकी सक्सेस है, इट मेनली लाइज इन द डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी, यू विल बी सक्सेसफुल। कोई भी एरिया है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तब भी आप सक्सेसफुल हो। तो अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो सबसे पहले आप लोगों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक टाइम टेबल बनाएं, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उसके सामने उसको बिल्कुल चिपका लें, बिल्कुल फिक्स कर लें उसको। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने सोच लिया कि 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और इसमें आप लोगों ने करना क्या है, कम से कम डेली 5 से 6 घंटे आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्कूल गए, फिर ट्यूशन गए, फिर घर पे भी पढ़ाई का प्रेशर, थोड़ा सा अपने माइंड को भी रिलैक्स करना जरूरी है। अगर आप 5 to 6 आवर इंटेंस स्टडी नहीं कर सकते तो मान के चले कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है वो तो अगर 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट इज मच बेटर। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी कम से कम, वो तो अगर 5 से 6 घंटे पढ़े तब भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, दैट डजंट मीन के आप अभी स्टडी को टाइम देना बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रुशियल टाइम होता है स्टडी का। इस टाइम पे आप लोगों ने अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, आप लोगों ने रिवाइज भी करना है, आप लोगों ने जो न्यू कंसेप्ट आएंगे, जो बोर्ड पैटर्न आएंगी, आप लोगों ने वो सब क्लियर करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर अब भी सॉल्व करने हैं। तो ये काफी क्रूशियल टाइम है और इस टाइम पे आप लोगों को स्टडी को टाइम देना ही होगा। तो एक शेड्यूल बनाएं, मेक अ शेड्यूल, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना आप लोगों ने। उससे नेक्स्ट जो है अपने पास वो है पीसफुल इन्वायरमेंट। पीसफुल इन्वायरमेंट, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता कोई ना जानता हो। देखो, कई बार क्या होता है, जब हम क्लासरूम में टीच कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर टीच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी जो स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ से बाहर से अगर हल्की भी आवाज हुई तो उनका जो माइंड है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होगा। ठीक है। ये हम अगर वैसे ही बोल रहे हैं कि आप लोगों को कंप्लीट 100% फोकस आपके स्टडी पे ही होना चाहिए, आपके चारों तरफ चाहे जितना मर्जी शोर हो रहा है, जितना मर्जी आप लोगों के पास एनवायरनमेंट में, मतलब शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करनी है तो आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है स्टडी करने का, वो पीसफुल होना चाहिए। आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा कुछ वहां पे नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो, या फिर आपका जो ध्यान है वो इधर उधर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक प्लेस अपना ऐसा सिलेक्ट करें जहां पे आप पीसफुली स्टडी कर सकें, जहां पे आप बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी कर सकें, जो फोकस है वो लूज ना हो, आपका कंप्लीट फोकस के साथ आप लोगों ने स्टडी करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास, नोट्स बनाएं, मेक नोट्स। आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है, नोट्स बनाएं। आप लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उसके नोट्स बनाने हैं, उसको कैटेगराइज करना आपने, उसको आप लोगों ने अच्छे से कैटेगराइज करना है नोट्स को। क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो ये जो नोट्स हैं रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए।
अब जो ये नोट्स है ओनली रिवीजन के लिए नहीं, ये इंफॉर्मेशन रिटेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न में लिख रहे हैं तो वहां पे क्लैरिटी आती है माइंड में, और अगर क्लैरिटी आएगी तो माइंड अच्छे से वर्क करेगा। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में माइंड अच्छे से अगर आपका वर्क करेगा, दैट मीन्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी वो चीजें। तो इंपॉर्टेंट है आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड उनको आप लोगों ने यूज भी करना है स्टडी में। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सेल्फ स्टडी एंड ग्रुप स्टडी। देखो, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। सेल्फ स्टडी इज द की। आप लोग बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते। उससे अब क्या होगा, एक बार आपके माइंड में स्पार्क होगा कि हाँ यार मैंने पढ़ना है, अभी एग्जाम आ रहे हैं, आई हैव टू स्टडी। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी सेल्फ मोटिवेटेड आप नहीं हो तो आप लोग ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकते। तो सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रुप स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी में क्या होगा, देखो, लेकिन ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए ग्रुप स्टडी के नाम से वहां पे बैठ के आप लोग समोसे वगैरह खा के और अच्छी पार्टी वगैरह करके चलो जी अपने अपने घर के वापस। एक्चुअली एक इंसिडेंट है मेरा, एक स्टूडेंट ही है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर हम जा रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए कल, मतलब जिस दिन उसने बताया उससे नेक्स्ट डे। देन आई अप्रिसिएटेड देम, उनको अच्छे से अप्रिसिएट किया मैंने कि बहुत अच्छी बात है आप लोग ग्रुप स्टडी करें। लेकिन वो 4 से 5 स्टूडेंट थे, उन्होंने किया क्या, वो गए एक दूसरे स्टूडेंट के घर, वहां पे जाके उन्होंने किया इंजॉय। वहां पे जाके वो इंजॉय कर रहे हैं उन्होंने, मतलब जिसके घर गए थे, अब फैम घर पे कोई आ रहा है तो उनका अच्छे से स्वागत तो करेंगे ही, उनके लिए अच्छे डिशेस बनाई, उनके लिए अच्छे मतलब ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, समोसे खाए और वहां पे मूवी देख के वापस। तो ग्रुप स्टडी ऐसी नहीं करनी है आप लोगों ने। ग्रुप स्टडी बिल्कुल सीरियस स्टडी। इसमें आप लोगों का देखो बेनिफिट क्या होगा। अब मान लो 4 पर्सन है, ए बी सी और डी, मिलके ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। कोई ऐसा कंसेप्ट आ गया जहां पे बी सी और डी को कुछ डाउट है, लेकिन ए को वो क्लियर है टॉपिक, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है इसको जो अच्छे से क्लियर है वो इनको समझा सकता है, इनके डाउट वहीं पे क्लियर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स जब समझाते हैं ना वो टीचर से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ग्रुप स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू डोंट हैव एनी ग्रुप जिसमें आप स्टडी कर सकें, तो बेटर है आप सेल्फ स्टडी करें। जो आपके डाउट हैं वो अपने जो टीचर हैं टीचर से कंसल्ट करें, और अगर आपके मैथमेटिक्स के कोई डाउट हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली वहां से सोल्यूशन मिलेंगे। ओके, बाकी हमारी जो वीडियोस हैं वो तो आप देखें ही, वहां से मैक्सिमम जो मैथ के डाउट हैं, मैथ है वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप लोगों ने अगर अच्छा स्कोर करना है ना अपने एग्जाम्स में, एग्जाम चाहे कोई भी हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम कोई भी हो, उसके लिए आप लोगों को इंटेंस प्रैक्टिस करनी होगी।
आप लोगों को आउटवर्क करना होगा अपने कंपटीशन को। मतलब एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो 7 से 2 बजे तक, 7 इवनिंग से 2 मॉर्निंग तक वो स्टडी कर रहा है। एंड एक पर्सन है, वो 2 से 2 बजे उसने पढ़ना शुरू किया, 2 PM पढ़ना शुरू किया, 3 PM उसकी स्टडी कंप्लीट होगी। तो क्या ये स्टूडेंट, क्या कभी इस स्टूडेंट को आउटवर्क कर सकता है? जो ये ए एंड बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट क्या कभी भी ए स्टूडेंट को आउटवर्क कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा है। एंड एक प्रोवर्ब है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। माय पर्सनल फेवरेट, हार्ड वर्क है वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है, अगर टैलेंट हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। जो प्रैक्टिस है, एक पर्सन है वो इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्लोज टू परफेक्शन आ गया उसमें। इतनी इंटेंस प्रैक्टिस अगर वो कर रहा है, तो उसको बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन है। अब जैसे ए एंड बी है, अगर ए एक एवरेज स्टूडेंट है, बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर ये लगातार 3 महीने इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बी से भी ज्यादा स्कोर करेगा, आई कैन गारंटी दैट। बिल्कुल पक्का स्कोर करेगा ये, क्योंकि इसने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली, इसके जो कंसेप्ट हैं ये अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस इज द की, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर हाई होगा। ठीक है, ओनली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को वर्क भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब मान लो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने अभी अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है। क्या आप रिक्वायर्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं? ठीक है, अपने वर्क का ऑडिट करना जरूरी है। अब मान लो एक प्रॉब्लम है जिसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, कोई एक ऐसा एरिया है जिसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्लियर है, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं इस फील्ड के ऊपर जहां पे अटेंशन की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है ना जिसको अटेंशन की जरूरत है, यहां पे वर्क हो नहीं रहा रिक्वायर्ड, तो ये जो एरिया है ये वीक होगा आपका। ठीक है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ऑडिट करें, चेक करें टाइम टू टाइम आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो आपका प्रीवियस वर्क था उससे कितनी ज्यादा आप लोगों ने प्रोग्रेस की है, एंड उससे ज्यादा आप लोगों ने और कितना वर्क करना है। एक क्लियर आप लोगों के माइंड में ट्रैक होना चाहिए कि हाँ अब मैंने यहां पे वर्क करना है, ये मेरा अब एक वीक पॉइंट रह गया, मैंने इसके ऊपर अच्छे से वर्क करना है और इसको भी मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लेके आना है, ताकि जो मेरे मार्क्स हैं वो कहीं पे भी कट ना हो। आप लोगों ने अपने हर एक एरिया के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो अपनी जो प्रोग्रेस है उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहे, अपने वर्क को ऑडिट करते रहे, जहां पे चेंज करने की आपको जरूरत लगे, जहां पे आपको लगे कि यहां पे मुझे चेंज करने की जरूरत है टू गेट बेटर रिजल्ट्स, तो वो चेंज लेके आए, वो चेंज करें। उसके बाद ये हमने पहले भी पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट भी हमारा यही था, और जो हमारे पास जनरल पॉइंट्स है उसमें लास्ट भी यही है, इसी से रिलेटेड ही था फर्स्ट भी और लास्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये मुझे स्पेशली लिखना पड़ गया यहाँ पे, सस्ती मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, देखो आप लोग आउटर मोटिवेशन की वजह से आप लोगों ने नहीं पढ़ना है, आप लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, ठीक है,
या फिर कोई सोशल मीडिया है उस पे आप लोगों ने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, एंड आपके माइंड में ये होगा कि नहीं अभी मैंने पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वो जो मोटिवेशन है आपकी वो टेम्पररी है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। आप 5 मिनट पढ़े, फिर से वही हालत, नहीं यार और नहीं पढ़ सकते अभी, ठीक है। तो ऐसी मोटिवेशन के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सेल्फ मोटिवेटेड बने। आपका माइंड सेट ये होना चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड इस तरीके से होने चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ना ही है। अगर आपका माइंड सेट है कि मैंने पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है, बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो तो जो सोशल मीडिया है उससे तो आप मतलब दूर ही हो, आप लोगों को टाइम ही नहीं लगेगा। यहां पे एक टर्म है हमारे पास, द एनर्जी पैराडॉक्स। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, एनर्जी पैराडॉक्स। तो जो एनर्जी पैराडॉक्स है वो क्या है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या सोचते हैं, अगर हम थोड़ा डिजी फील कर रहे हैं, हम थोड़ा सा मतलब लेजी फील कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये स्लीप डेफिशिएंसी की वजह से है, मतलब नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आप 12-12 घंटे सो रहे हो फिर भी आप लोगों को लेजीनेस जा नहीं रही है। वो क्या है, एनर्जी पैराडॉक्स। एनर्जी पैराडॉक्स, एनर्जी पैराडॉक्स क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, देखो जो एनर्जी है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को यूटिलाइज भी करना होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो वर्कआउट करते हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से वो भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट करने के बाद आप लेजी फील नहीं करते, एनर्जी लगी है आप लोगों में वहां पे। लेकिन वो एनर्जी क्या है, बॉडी में न्यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट बना रही है, पैदा कर रही है, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, आपकी बॉडी और ज्यादा एक्टिव होगी। जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो काफी पढ़ने के बाद भी लेजी फील नहीं करते, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो और ज्यादा जो पावर है, जो एनर्जी है, वो डिमांड करती रहती है। तो ये एनर्जी पैराडॉक्स क्या है, अगर हम रिक्वायर्ड एनर्जी यूज नहीं कर रहे तो भी हम लेजी फील करेंगे, तो भी हमें ऐसा फील होगा कि जो बॉडी है दैट इज क्वाइट लेजी, हमसे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है एनर्जी पैराडॉक्स। आप लोग अगर अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों में एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। ये तो था अपना एनर्जी पैराडॉक्स। अब क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आप लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का जो एटीट्यूड है, आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के माइंड में है कि नहीं यार 40-50% से ऊपर आने हैं नहीं, कितना ही पढ़ लेंगे, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद आप लोगों को खुद को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ना है, आपका जो माइंड है उन चीजों को अडेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट नहीं करनी है, कोई भी वर्क है वो नेगेटिविटी के साथ तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। पॉजिटिविटी के साथ, अगर आप लोग अभी 40-50% पे हैं, आप लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बिल्कुल, कि मैंने तो 80%, मैंने तो 90% लेके ही आने हैं, और मैंने इसके लिए वर्क भी करना है, ओनली बोलने के लिए नहीं। कि आप लोगों ने एक बार बोल दिया कि हाँ मेरे 90% आने हैं तो आएंगे, अभी चलो सो जाते हैं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, बोल दिया बस मैंने, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को यू हैव टू पुट द इन द एफर्ट्स,
आप लोगों को एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं करेगा, बट इट हेल्प्स। तो आपका जो माइंड है, माइंड वो पॉजिटिविटी पे रिएक्ट करेगा, आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो एटीट्यूड है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो थे जो सिंपल मेथड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करके हम अपने जो स्कोर्स हैं उनको अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, अप्रोक्स 2 to 3 months, 3 मंथ का टाइम है आप लोगों के पास, और 3 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आप लोग अपना स्कोर ड्रेस्टिकली चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग एफर्ट्स लगाएं तो 40 to 50% वाला स्टूडेंट इन एफर्ट्स के साथ आई कैन गारंटी 80% अबव वो गेन करेगा। बट द कंडीशन इज वो ये रूल्स फॉलो कर रहा है, वो एफर्ट लगाने के लिए रेडी है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, जिनका यूज करके आप लोग अच्छे से एस कर सकते हैं अपने स्टडी में, अपने एग्जाम में। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, देखो, जिन स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं है पढ़ने की, मतलब ये तो है नहीं कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाएगा, कि मोटिवेशन आ गई, चलो आज तो पढ़ नहीं लेते हैं, आज से पढ़ना शुरू। वो मोटिवेशन मैंने पहले बताया ज्यादा देर काम नहीं करेगी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया कि भाई मैंने पढ़ना है, अभी मैंने अपना स्कोर चेंज करना है, मैंने अपना स्कोर इंप्रूव करना ही करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक्स काफी हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि जब भी हम कोई न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं, अब अगर मैंने पहले कभी पढ़ नहीं रहा, मैं आज से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं सोच रहा हूँ 10-12 घंटे लगातार पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूं उन चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जिनका यूज करके हम अच्छे से अपने आप को हैबिचुअल बना सकते हैं, और अब जो स्टडी है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अच्छे से रिटेन करके रख सकते हैं, माइंड में क्लैरिटी ला सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली टेक्निक है द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का बहुत लोगों ने सुना भी होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो कभी ना कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ये माइंड में कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो अभी स्टडी स्टार्ट ही करनी है, उसने पहले, वो हैबिचुअल नहीं है वो स्टडी करने के लिए, तो वो लगातार मतलब 10 घंटे नहीं बैठ सकता, कोई भी स्टूडेंट है वो नहीं बैठ सकता स्टार्टिंग में। तो जो पोमोडोरो टेक्निक है दैट वर्क्स फाइन है, वो अच्छे से वर्क करेगी यहाँ पे। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ये एक रूल पे बेस्ड है। मतलब आप लोगों ने करना क्या है, जो टाइम है, करना क्या है, मान लो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया भाई मैंने 4 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन आप 4 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, जो न्यू स्टूडेंट स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, 4 घंटे लगातार बैठना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो क्या करें, अपना जो ये टाइम है उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दें, इसके छोटे छोटे टाइम के ब्लॉक्स डिवाइड कर लें, ब्लॉक्स में इनको बना लें आप। इसको बोलते हूं मैं 25-30 रूल। मतलब पहले क्या करना आपने, 25 मिनट स्टडी, और ये स्टडी मतलब पूरी फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी फोकस्ड स्टडी। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लें, इस रेस्ट में आप थोड़ा वॉक कर लें, पानी वगैरह पी लें, ठीक है। तो आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स दें। उसके बाद फिर 25 से 30 मिनट फोकस्ड आप लोगों ने स्टडी करनी है। इससे होगा क्या, आपका जो माइंड है एग्जॉस्ट नहीं होगा।
लगातार इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में माइंड क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर वो हैबिचुअल नहीं है तो ये जो 5 मिनट का बीच में डिफरेंस मिल गया, जो गैप मिल गया, वो माइंड को रिलैक्स करेगा। इससे क्या होगा, माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा इससे। और जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो अब भी स्टडी करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अब भी अपना माइंड सेट प्रिपेयर किया है कि चलो अभी जो टाइम निकल गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना भी बेकार है। उसके बारे में अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो वहां से आउटकम्स कुछ नहीं आनी है, ठीक है। लेकिन जो टाइम हमारे हाथ में है उसका तो हम वर्क कर सकते हैं। तो जो पोमोडोरो टेक्निक है ये मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों ने अपना जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। देन देखो, जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आप लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट डे आप लोगों का मतलब फोकस नहीं बनेगा, पहले कुछ दिन तो आप लोगों को फोकस भी ना बने शायद, मतलब आप लोगों को अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा उन चीजों के लिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, 7 to 10 days, आप लोगों को विजिबल डिफरेंस विजिबल डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों को खुद पता लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था एंड मेरे अंदर ये डिफरेंस आया है, आई कैन रिटेन द थिंग्स नाउ, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स जरूर ट्राई करें, पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास चंकिंग टेक्निक, ये भी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। समटाइम्स क्या होता है हमारे पास ना, बहुत ही कम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेनली फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप मैथ एंड साइंस में मेनली इसको जरूर यूज करें। जो भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अच्छा चंकिंग टेक्निक क्या है, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे पार्ट आप लोगों ने डिवाइड कर लेने, आप लोगों ने उसके स्मॉल पार्ट्स में आप लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देना, एंड फिर जो ये स्मॉल पार्ट्स हैं इंफॉर्मेशन के, इसको रिटेन करना माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इनको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो जो ये स्मॉल पार्ट्स हैं इनको रिटेन करना भी आसान है, इनको रिवाइज करना भी आसान है। तो जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को काफी पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार जब हमें टीचर बोलते हैं ना कि एक काफी डिफिकल्ट सम आ गया, तो वहां पे क्या बोलते हैं, इसको पार्ट्स में सॉल्व कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, पहले एक पार्ट सॉल्व करो, फिर उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करो, फिर उसका थर्ड पार्ट सॉल्व करो, फिर फोर्थ पार्ट उसका सॉल्व करो। इस तरीके से वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करना काफी आसान है, रेदर देन एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को माइंड में रिटेन करने, ठीक है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी भी चाहिए ना, अगर आप एफिशिएंट है दैट्स रियली गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा हैबिचुअल नहीं है, आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर नहीं सकते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ही है, तो वहां पे आप लोगों ने करना क्या है, ये चंकिंग टेक्निक आप लोगों ने यूज करनी है। प्रॉब्लम देखो, अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई तो उसको छोड़ना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप ये नहीं कर सकते कि उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने स्किप कर दिया एंड चलो बाद में वर्क करेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो एक डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, चलो इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन थोड़ी है कोई। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले एक पार्ट उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखो, फिर सेकंड पार्ट सीखें, फिर थर्ड पार्ट सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप इजीली इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक बेटर गाइडेंस जरूरत है, बस एक पाथ की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए एक नाइटमेयर है, तो चंकिंग टेक्निक का आप यूज करें। थोड़े दिन बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे एंड आप लोग अच्छे से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक, इसमें क्या है, देखो ये जो टेक्निक है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है एंड सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है इसका। इस टेक्निक में क्या है, आपने करना क्या है, जो भी आप लोगों को लगे आपने अच्छे से रिटेन करनी है इंफॉर्मेशन, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, आप लोगों ने अच्छे से अगर क्लियर करना है, वो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करें अदर पीपल को, दूसरे लोगों को वो सेम चीज आप पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है मैथ की कोई प्रॉब्लम है जिसको आप लोग अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक है जिसको आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, आप क्या करें, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो टॉपिक है, उसको आप अदर स्टूडेंट्स को समझाना शुरू कर दें, अपने फेलो स्टूडेंट्स को समझाना शुरू कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। अगर फर्स्ट टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बीच में पजल हो गए, तो आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा ये टेक्निक अपनाएं। क्योंकि जब हम किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को कुछ भी टॉपिक समझा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में उस टॉपिक की क्लैरिटी ज्यादा इंक्रीज होती है, वो टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर होगा, हमें और अच्छे से वो समझाएगा, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेटर होगी। जब भी हम कुछ समझा रहे हैं, तो जितना हम किसी को समझा रहे हैं उससे ज्यादा हम खुद सीख रहे हैं उससे। एंड दिस टेक्निक रियली वर्क्स, ये सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें। जो भी प्रॉब्लम आपको हो, जो भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो, आपने करना क्या है, अपने दोस्त को वो समझाना शुरू कर दें। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं है, दोबारा प्रैक्टिस करें, अच्छे से उस टॉपिक को आप क्लियर करें, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को वो समझाएं। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड को ये समझा के हटेंगे, आपको एक मतलब डिफरेंस दिखेगा, आपको अपने आप में डिफरेंस दिखेगा। वो जो टॉपिक आपने समझाया है ना, उनको बेशक समझाया हो ना आया हो, लेकिन आपकी जो क्लैरिटी है ना उस टॉपिक में, वो 100% इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, तो ये टेक्निक आप लोग ने अच्छे से यूज करनी है एंड आई पर्सनली रिकमेंड एक बार ये टेक्निक आप लोग जरूर अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास विजुअलाइजेशन टेक्निक। कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन करने का सबसे बेटर मेथड है उस चीज को आप लोगों ने विजुअलाइज करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, जैसे आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, बहुत सारे ऐसे अदर टॉपिक हैं जहां पे आप लोगों को विजुअलाइज करना होता है शेप को। जैसे अगर आपको एक बॉल दिया गया, एक क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो उसका आप एक डायग्राम बना लें, उसको आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्लैरिटी बढ़ेगी, आप उसके जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, उनको अच्छे से आप समझ सकते हैं फिर।
विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फ्लो चार्ट से आप अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से कोई भी चार्ट बना सकते हैं, उसकी ब्रांचेज बना सकते हैं, अगर किसी भी सम में ऐसा पॉसिबल है। आप डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट मतलब जैसा हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने बार ग्राफ स्टडी किए होंगे, आप लोगों ने हिस्टोग्राम स्टडी किए होंगे, आप लोगों ने पाई चार्ट स्टडी किए होंगे। उससे क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाती है। माइंड जो है वो विजुअल्स को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर सकता है। हम अच्छे से ऐसी चीजों को समझ सकते हैं जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, इसमें आप माइंड मैप बना सकते हैं। आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप माइंड में उसका एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी सम आपको बोल दिया गया, आप उसका एक रोड मैप तैयार कर दें। आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है, आपने उसमें जो फॉर्मूला है या जो उसकी हेडिंग है वो सब आपने कैसे लिखना है, इसको आपने एंड तक कैसे लेके आना है। आप एक माइंड मैप इसका रेडी कर सकते हैं। मतलब आपने उसको माइंड में विजुअलाइज कर लिया, ठीक है, आपने माइंड में उसकी एक पिक्चर बना ली कि ये वर्क ऐसे होगा। तो उसको, उस वर्क को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो स्टडी में विजुअलाइजेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। कोई भी वर्क मैथमेटिक्स में या साइंस में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में जब हम कर रहे हैं जहां पे विजुअलाइजेशन हो सकती है, इवन हर एक सब्जेक्ट में विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। कोई भी, अगर आप सब लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर आप कोई लेसन स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को विजुअलाइज करेंगे। वहां पे जो इंसिडेंट्स हो रही हैं उनको आप विजुअलाइज करेंगे। और उन इंसिडेंट्स को अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप वो चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार कर लें, एक माइंड मैप आप तैयार कर लें, माइंड में एक पिक्चर बना लें उन चीजों की। तो अच्छे से आप लोग ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन करके रख सकते हैं, एंड काफी लंबे समय तक ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन रहेगी। क्योंकि जो विजुअल्स है ना, ये हमारे माइंड में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। तो विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोगों ने कोई भी कंसेप्ट अगर स्टडी करना है उसको विजुअलाइज करें, माइंड में उसका एक मैप बनाएं, उसके डायग्राम आप बनाएं, तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है, आपने कोई भी सब्जेक्ट है, आपने कोई भी टॉपिक है वो स्टडी किया, ठीक है, आपने स्टडी तो कर लिया, लेकिन अब उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपने ये क्लियर करना है कि आपको वो जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। तो अपने आप से क्वेश्चनिंग करें, ठीक है, अपने आप से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, पुट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आपने कोई भी टॉपिक अगर स्टडी किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें। अपने आप क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करने, उनके आंसर अपने आप से आप लोगों ने पूछने हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है अगर आप अपने आप से पुट कर रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि जब वो आप वो आंसर दे रहे हैं तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी आप। एंड वो जो पॉजिटिविटी है ना, जो ये पॉजिटिविटी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि इससे आप लोगों की सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आपकी अगर सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, अपने आप से टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन पुट करने हैं,
उनको अपने आप ही आपने आंसर देना है। अगर आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको आंसर नहीं पता, तो आपने करना क्या है, दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज करें। दोबारा आपने ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करनी है। दोबारा अपने आप से आप लोगों ने क्वेश्चन पुट करने हैं और उस टाइम पे अच्छे से आप लोगों ने आंसर करना। तो जब एक टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे, माइंड में उसके जो क्वेश्चनियर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। वो जो इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपके माइंड में अच्छे से रिटेन रहेगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक। स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक मतलब जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको रिपीट करते रहें रेगुलर इंटरवल्स पे। आप लोगों को भी पता है, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, लेकिन 5 से 6 मंथ आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, वी ऑल नो आप वो जो इंफॉर्मेशन है एफिशिएंट तरीके से रिटेन नहीं कर सकते, वहां पे डिक्रीज आएगा। वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मिस होंगे। इवन जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी अपने जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको रिपीट करना पड़ता। दे हैव टू रिपीट दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना माइंड में होता है कि सर को पता नहीं है इतने क्वेश्चन, इतने फॉर्मूले याद कैसे रह जाते हैं। उनको याद नहीं रह रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से, मान लो एक टीचर है वो 6 से 7 साल टीचिंग फील्ड में है, एक ही सब्जेक्ट को वो बार बार रिपीट कर रहा है, 1 साल में वो कम से कम 2 बार तो उन चीजों को रिपीट करेगा ही। 6-7 साल में 12 से 14 बार वो सेम कंसेप्ट को रिपीट कर चुका है। 12 से 14 बार अगर सेम कंसेप्ट, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, होता तो इससे काफी हाई है। मिनिमम 12 से 14 बार अगर कोई भी पर्सन किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को बार बार स्टडी कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है बार बार, तो वो उनके माइंड में कंप्लीट अपना एक प्लेस बना लेते हैं। ठीक है, माइंड है उन चीजों को अच्छे से रिटेंशन करना शुरू कर देता है। अब वो माइंड में फिर अपना एक अलग से ही एक जगह बना लेते हैं, बस मैं अब यहीं पे हूं। तो जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे उनको रिवाइज करते रहे। 2 मंथ बाद, 2 वीक बाद, 1 मंथ बाद, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि विदाउट रिवीजन जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन नहीं होगी माइंड। तो ये थे साइंटिफिक वेज जिनसे आप अच्छे से अपनी जो स्टडी हैबिट है वो बिल्ड कर सकते हैं। अपना जो स्कोर है, देखो अगर आप लोगों की जो स्टडी हैबिट है वो अच्छे से बिल्ड हो गई है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप अपने एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट एफर्ट आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप लोगों का जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा, एंड ऑनेस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास टाइम है अभी, अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करें। इस टाइम में जो भी आप लोगों के जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल हटा दें। जहां पे आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे,
आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट करना बंद कर दें। और अगर आप अच्छे से वर्क करें, ठीक है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड है आप, अगर वर्क तो आप अच्छे से करेंगे ही। ठीक है, तो आप डिसिप्लिन्ड है, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं जो भी आपको वर्क दिया गया, तो आपका स्कोर विल रीच इट्स पीक। एंड वो जो वहां पे, चलो ऐसे ही लिख दिया था मैंने, लेकिन दैट वाज रियलिटी। जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है ना, उसके चक्कर में ना पड़े। ये ना सोचें कि कोई आके आपको मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, कोई आपको आगे बोलेगा कि पढ़, बार बार पढ़, ठीक है, उस चक्कर में ना पड़े। कोई आपको इतनी बार नहीं बोलेगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड बने, हैव सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज भी होगा, एंड आप लोग अच्छा स्कोर भी करेंगे। एंड अगर आप इन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, ये जो मेथड आपको बताए गए इनका यूज कर रहे हैं, एंड डेली आप स्टडी पे टाइम दे रहे हैं, फोकस्ड स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो आई गारंटी जो एवरेज स्टूडेंट है वो 80% से अबोव स्कोर करेंगे ही। एंड जो अबोव एवरेज स्टूडेंट है दे कैन गेट अबोव 95% मार्क्स। 90 जो अबोव एवरेज स्टूडेंट है ना, 95 से अबोव तो उनके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर वो वर्क कर रहे हैं इस मेथड से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड जो अदर पर्सन है जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आई ऑल्सो रिकमेंड दोज दीज मेथड्स टू देम ऑल्सो। ठीक है, सभी के लिए इक्वल वर्क करते हैं, अच्छे से तैयारी करें एंड अच्छा स्कोर लेके आए, क्योंकि हार्ड वर्क इज बेटर देन रिग्रेट। आप लोग अगर अब भी अच्छा से अच्छे से वर्क कर लेंगे, वो बेटर है इससे कि आप बाद में उसको रिग्रेट करें कि अगर मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, उस टाइम पे अगर मैं वर्क कर लेता, तो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो सकता था। एंड आई होप आपको वो रिग्रेट ना करना पड़े। तो काफी हेल्पफुल टेक्निक्स हैं, आप लोग जरूर एक बार यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।